सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डिलेट थर्ड सेमेस्टर के सेकंड पेपर समावेशी शिक्षा एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा निर्देशन एवं परामर्श के अंतर्गत चैप्टर नंबर 10 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं ये हम देखते हैं। तो देखिए, समावेशी बच्चों हेतु परामर्श की अवधारणा, यानी कि परामर्श का अर्थ क्या है, परामर्श की परिभाषा, परामर्श के प्रकार, परामर्श दाता में क्या क्या गुण होने चाहिए जो परामर्श दे रहा है, ठीक है, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, परामर्श शब्द अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द काउंसलिंग का शाब्दिक अर्थ होता है सलाह, राय, मशवरा तथा सुझाव लेना या देना। जब भी कोई व्यक्तिगत, निजी या पारिवारिक समस्या हमारे सामने आती है, तब हम किसी बुजुर्ग या समझदार व्यक्ति से क्या करते हैं, परामर्श लेने उसके पास जाते हैं। शिक्षा अथवा मनोविज्ञान के संबंध में शैक्षिक परामर्शदाता एजुकेशनल काउंसलर का स्थान लोकप्रिय है। परामर्श के द्वारा हम छात्रों को सलाह दे सकते हैं कि वह कौन से कार्य करें। अतः विशिष्ट बालकों की शिक्षा में निर्देशन तथा परामर्श दोनों की ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि इसमें बच्चा हमारे पास सलाह लेने आ रहा है तो हम उसको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि उसको सही सलाह दे। देखिए, यहाँ पर परामर्शदाता की कुछ परिभाषाएं हैं। पहला है यहाँ पर डॉक्टर जुयाल के अनुसार, परामर्श एक प्रकार की राय देना है। जहां व्यक्ति स्व निर्णय लेने में सक्षम नहीं होता है, वहां पर परामर्शदाता क्या करते हैं, उसको अपनी एडवाइस या फिर राय देते हैं। रोजर्स ने क्या कहा है, परामर्श किसी व्यक्ति के साथ लगातार प्रत्यक्ष संपर्क की वह कड़ी है जिसका उद्देश्य व्यक्ति को उसकी अभिवृत्तियों तथा व्यवहार में परिवर्तन लाने में सहायता प्रदान करना है। फिर है सोर, ट्रोम एवं ब्रेमर के अनुसार, परामर्श को स्व समायोजन की ऐसी प्रक्रिया माना जा सकता है जिसमें परामर्श लेने वाले को इस तरह सहायता दी जा सके कि वह पहले से अधिक स्वनिर्देशित एवं स्व उत्तरदायी बन सके। इसके बाद देखिए, एक अन्य व्यापक परिभाषा जो NCERT द्वारा प्रकाशित की गई पुस्तक में भी उद्धृत की गई है, इस कार्य में हमारी अच्छी सहायता कर सकती है। श्री E.G. वेदनायगम द्वारा प्रदत्त यह परिभाषा निम्न प्रकार है, जो परामर्शदाता होता है वो परामर्श लेने और देने वाले के बीच एक ऐसा विश्वासपूर्ण तथा गोपनीय सुरक्षित संबंध है जिसमें परामर्श लेने वाला परामर्श देने वाले के साथ अपनी परेशानियों के बारे में बिना किसी झिझक या डर के चर्चा करता है, अपने उद्देश्यों को सामने रखता है तथा फिर उपयुक्त विचार विमर्श के द्वारा वांछित सामाजिक कौशल अर्जित करता है और इन कौशलों को व्यवहार में लाने की हिम्मत एवं आत्मविश्वास अपने अंदर पैदा करता है। यानी कि यहाँ पर देखिए, परामर्श लेने और देने दोनों लोगों के बीच एक अपनी विश्वासपूर्ण गोपनीयता सुरक्षित रखती है कि जिसमें जो परामर्श लेने वाला है और जो परामर्श देने वाला है, जो परामर्श दे रहा है, परामर्श जो व्यक्ति लेने आया हो उसकी बातों को ध्यान से सुनेगा, समझेगा और फिर उसको परामर्श देगा। और ये दोनों बातें कोई तीसरा ना जान पाए। वो व्यक्ति आपस में जिसकी समस्या लेकर के जो आया है, उस व्यक्ति की समस्या को परामर्शदाता सुलझा दे। ठीक है, इन चारों परिभाषाओं के आधार पर हम परामर्श के अर्थ एवं प्रकृति का बहुत कुछ अनुमान लगाने में समर्थ हो सकते हैं। इस प्रकार के हमारे कुछ निष्कर्षों का निम्न रूप हो सकता है। परामर्श एक ऐसा या ऐसी व्यवहारगत प्रक्रिया है जिसमें कम से कम दो व्यक्ति, परामर्श लेने वाला तथा परामर्श देने वाला, अवश्य शामिल होते हैं। जो परामर्श की प्रक्रिया होती है ये कम से कम दो व्यक्तियों के बीच में होती है, याद रखिएगा। और आपको पता है जो निर्देशन होता है, निर्देशन में एक होता है निर्देशक और सुनने वाले 1, 2, 3, 10, 100, 1000, लाख भी हो सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा यही डिफरेंस होता है। परामर्श में कम से कम दो व्यक्तियों का होना अनिवार्य है, एक परामर्श देने वाला, दूसरा परामर्श लेने वाला। ठीक है, और जो निर्देशन है इसमें एक व्यक्ति दे रहा है लेकिन लेने वाले एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। इसके बाद देखिए, इन दोनों व्यक्तियों के बीच आपस में ऐसे मधुर संबंध होने अत्यंत आवश्यक है जिनकी डोर आपसी विश्वास, समझ, स्पष्टवादिता तथा एक दूसरे के प्रति वचनबद्धता एवं निष्ठा के धागों में बंधी हो। इसके बाद है, परामर्श लेने वाले को ऐसा वातावरण तथा सुविधाएं मिलनी चाहिए कि वह अपनी समस्या को खुलकर परामर्श लेने वाले के सामने रख सके, अथवा उसका इस तरह का प्रत्यक्ष संपर्क होना चाहिए कि वह परामर्श देने वाला अपनी ओर से ही उसके कल्याण हेतु परामर्श सेवाएं देने के लिए उत्सुक
हो जाए। अब यहाँ पर हम देखेंगे परामर्श के क्या उद्देश्य हैं। ठीक है, परामर्श के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। तो देखिए, रूथ स्ट्रैक के अनुसार परामर्श का उद्देश्य आत्म परिचय या आत्मबोध है। इन समूह के अनुसार परामर्श का उद्देश्य छात्र को अपनी कठिनाइयों को हल करने की योजना बनाने में सहायता देना है। रॉबर्ट्स ने क्या कहा है, परामर्श का उद्देश्य परामर्श लेने वाले को अपनी शैक्षिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत समस्याओं को समझने में सहायता देता है। जेपी अग्रवाल के शब्दों में परामर्श का उद्देश्य है छात्र को अपनी विशिष्ट योग्यताओं और उचित दृष्टिकोणों का विकास करने में सहायता देना। यानी कि छात्र को अपनी योग्यताओं, रुचियों तथा कुशलताओं को समझकर अपनी समस्या का समाधान करना। छात्र को अपनी समस्याओं का समाधान करने में इस प्रकार सहायता प्रदान करना कि उसके बिना किसी की सहायता लिए समस्याओं का समाधान करने की योग्यता का विकास हो जाए। यानी कि किस प्रकार से हम मदद कर सकते हैं, परामर्श दाता जो होते हैं वो किस प्रकार से उस व्यक्ति की मदद कर सकते हैं जो उनके पास आता है, कि एक बार उसे समस्या का समाधान बता दे तो वह व्यक्ति खुद अपनी समस्या का समाधान खुद कर ले, वो किसी और के पास ना जाए फिर किसी तीसरे व्यक्ति के पास पूछने के लिए। तो परामर्श की आवश्यकता एवं क्षेत्र, तो छात्रों की शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए समायोजन संबंधी परामर्श, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में रुचि उत्पन्न करने के लिए अधिगम विधियों संबंधी परामर्श और अधिगम कौशल संबंधी परामर्श। इसके अलावा परामर्श के क्षेत्र दुर्व्यवहार, भावात्मक, मानसिक या शारीरिक या यौन, व्यसन, शराब, ड्रग्स, व्यायाम, जुआ, खरीदारी, फिर है क्रोध प्रबंध, फिर है शोक और नुकसान, डिप्रेशन, भोजन विकार, रिश्ते, युगल की परामर्श, तलाक, तनाव आदि। ये सब परामर्श के अलग अलग क्या है, क्षेत्र हैं। अलग अलग प्रकार से जिस व्यक्ति को जिस प्रकार की समस्या होती है वो उसी प्रकार से आता है सामने। अब देखिए, इसके बाद है परामर्श काउंसलर। परामर्श दाता वह व्यक्ति होता है जो कि छात्रों को सलाह देते हैं कि कोई भी कार्य किस प्रकार किया जाना चाहिए। प्रत्येक विद्यालय में एक परामर्श दाता होता है। बालकों को परामर्श देने के लिए या तो शिक्षकों को पूर्व प्रशिक्षित कर दिया जाता है या फिर परामर्श विशेषज्ञ को नियुक्त किया जाता है। मैंने कल की क्लास में बताया था कि अगर बच्चों की संख्या कम है, अगर स्कूल में 80 बच्चे हैं और 5 टीचर हैं तो आराम से मैनेज कर लेंगे, लेकिन अगर 30 से कम संख्या है या 30 ही है तो 1-2 टीचर आराम से उन बच्चों को कर लेंगे मैनेज। लेकिन अगर ज्यादा बच्चे हैं, अब एक स्कूल में अगर 500 बच्चे हैं और टीचर केवल 5 ही हैं, तो फिर उसके लिए परामर्शदाता को तो रखना ही पड़ेगा, काउंसलर को रखना ही पड़ेगा। एक सफल परामर्शदाता वही होता है जो कि किसी भी विशिष्ट छात्र अथवा सामान्य छात्र को कार्य करने से संबंधित सलाह देता है तथा उन्हें उस सीमा तक ज्ञान देता है कि वह सफलतापूर्वक कार्य कर सके। परामर्शदाता का कार्य अभिभावकों के साथ बैठकर बाधित बालकों की घर से संबंधित समस्याओं को समझना, फिर है विशिष्ट बालकों की मनोवैज्ञानिक जांच करना। ये सब क्या है, परामर्शदाता के कार्य हैं। अभिभावकों के साथ बैठ करके बच्चों की जो समस्याएं हैं या घर के से संबंधित समस्याओं को समझना और उनका निदान करना, और विशिष्ट बालकों की मनोवैज्ञानिक जांच करना, यानी कि बच्चों को क्या समस्या है तो उनको उसी प्रकार से शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करके पढ़ाया जाए। इसके अलावा छात्रों को व्यवसाय से संबंधित जानकारी, अगर कोई बच्चा बिजनेस करना चाह रहा है तो आप उसको उसी से संबंधित जानकारी दीजिए। अगर कोई बच्चा अपने जीवन में या जॉब करना चाहता है तो उसको क्या आगे पढ़ाई करनी है, कैसे क्या करना है, ये आप उसको समझाइए। तो अलग अलग प्रकार के बच्चे अलग अलग प्रकार की समस्या लेकर के आते हैं। समस्यात्मक बालकों की पहचान करना भी परामर्शदाता का ही काम होता है। परिवार, समाज तथा शिक्षालयों के बीच संबंधों को विकसित करने में सहायता प्रदान करना। इसके बाद है भविष्य हेतु योजनाओं के निर्माण में बालकों की सहायता करना। बच्चा बड़ा होकर के क्या बनना चाहता है, भविष्य में क्या करना चाहता है, इसके निर्माण में यानी कि योजनाओं के निर्माण में बच्चों की सहायता करना। पाठ्यक्रम के संबंध में सारी सूचनाएं एकत्र करके छात्रों को देना। नए कक्षा अध्यापकों व कर्मचारियों को जो कि विद्यालय से संबंधित है उन्हें निर्देशन सेवाओं के संबंध में जानकारी प्रदान करना। सामूहिक निर्देशन की सेवाएं प्रदान करना। निर्देशित सेवार्थी का उत्तरोत्तर अध्ययन करना जिससे निर्देशन सेवाओं का मूल्यांकन किया जा सके। तो दोस्तों देखिए, परामर्श सेवा का महत्व क्या है। तो देखिए, एक व्यक्ति को आत्म मूल्यांकन के लिए क्या करता है, ये प्रेरित करता है। जैसे हमारे अंदर पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन हमें कोई ये बताने वाला नहीं है कि तुम ये कर सकते हो। लेकिन जब वही कोई व्यक्ति आके कह देता है कि हाँ तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत है कि तुम ये काम कर सकते हो, तो वह व्यक्ति अपना खुद का आत्म मूल्यांकन करता है कि हाँ सच में क्या मैं कर सकता हूँ, तो वह व्यक्ति उस काम को करने के लिए तत्पर हो जाता है। बस वही चीज है यहाँ पर जो कि परामर्शदाता ये चीज देने का काम करते हैं। छात्रों को सही निर्णय लेने में क्या होते हैं, ये
सहायक होते हैं। छात्रों को शैक्षिक तथा व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। व्यक्तियों में सद्भाव पैदा होता है और शिक्षा अधिकारियों के पाठ्यक्रम में सुधार की प्रेरणा मिलती है, या शिक्षा अधिकारियों को पाठ्यक्रम में सुधार की प्रेरणा मिलती है इन्हीं से, किससे? परामर्शदाता से। अब देखिए परामर्शदाता में कौन कौन से गुण होने चाहिए, तो चलिए देख लेते हैं परामर्शदाता में कौन कौन से गुण होने चाहिए। देखिए परामर्शदाता के गुणों में देखिए यहाँ पर है, सबसे पहले उन्हें उपयुक्त रूप से समझाना चाहिए कि वे क्या हैं, उनकी योग्यताएं क्या हैं तथा उनकी क्षमताएं क्या हैं, रुचियां, दृष्टिकोण तथा इच्छाएं और अभिलाषाएं क्या हैं। जब हम बच्चों को उनकी योग्यताओं के बारे में, उनकी क्षमताओं के बारे में, उनकी रुचियों के बारे में पूछते हैं, उनकी इच्छाओं के बारे में पूछते हैं, या आगे चल करके जीवन में क्या करना चाहते हैं, ये सब पूछते हैं, तो इससे बच्चे थोड़ा सा सहज हो जाते हैं हमारे साथ, और जो उनकी मेन समस्या होती है, जो मेन प्रॉब्लम होती है, उसको वो खुल करके हमसे बता पाते हैं। फिर उनकी समस्याओं को समझकर उन्हें इनसे मुक्ति दिलाने में क्या करते हैं? सहायता देते हैं, जो भी समस्या लेकर के बच्चा आता है। इसके अलावा उसे कोई ऐसे उपाय बताने चाहिए जिससे उसकी शैक्षणिक उपलब्धि में वृद्धि हो जाए, उन्हें अनेकों अध्यापकों द्वारा सराहा जाए तथा कक्षा में उनकी गिनती होशियार बालकों में हो। अपने साथी विद्यार्थियों से उनके संबंध किस प्रकार अच्छे रहें, उनके द्वारा उन्हें पर्याप्त सम्मान और समूह में स्थान दिया जाए, इस कार्य में परामर्शदाता से अच्छी सलाह लेनी चाहिए कि किस तरीके से जो हमारा संबंध है वो हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनसे भी अच्छा बना रहे, और जो भी चीजें हो, जो टास्क मिले, उनको हम मिल करके कर सके। अब इसके बाद है परामर्श के रूप या प्रकार, फॉर्म्स ऑफ टाइप ऑफ काउंसलिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए जो परामर्श होते हैं वो मुख्य रूप से यहाँ पर देखिए वो 4 प्रकार के हो सकते हैं। पहला है संकटकालीन परामर्श। तो याद रखिएगा विद्यार्थियों के कल्याण के लिए ही ये होता है, जो परामर्श की चीजें होती हैं, जिससे जो बच्चों में डाउट हो वो दूर हो जाए। अब संकटकालीन परामर्श में क्या होता है? इस प्रकार का परामर्श वह है जब कोई किसी संकट या विपत्ति से घिरा हुआ हो। इस प्रकार की संकट की घड़ियां सभी की जिंदगी में आती ही रहती हैं। विद्यार्थियों के घर परिवार में कोई हादसा हो सकता है, किसी भी प्रकार की आकस्मिक विपत्ति आ सकती है, रोग घेर सकते हैं, दुर्घटनाएं हो सकती हैं, झगड़ा फसाद हो सकता है, उनके द्वारा कोई बड़ी गलती या गंभीर अपराध हो सकता है, परीक्षा या पढ़ाई संबंधी कोई संकट आ सकता है, उन्हें किसी कार्य में गहरी असफलता का सामना करना पड़ सकता है, आदि आदि। इस प्रकार की संकट की घड़ियों में उनका आत्मविश्वास डगमगा जाता है और उनके व्यवहार में असामान्यता आने लगती है। किसी समय उन्हें किसी योग्य एवं प्रशिक्षित परामर्शदाता से परामर्श लेने की काफी जरूरत होती है, जो उन्हें संकट की घड़ी से उबार कर परिस्थितियों से संघर्ष करने की पर्याप्त क्षमता विकसित करे। इन हालातों में दिया गया वांछित परामर्श ही आपातकालीन या संकटकालीन परामर्श कहलाता है, जो बड़ी समझदारी से तुरंत ही बिना समय बर्बाद किए हुए संकट की प्रकृति तथा परिस्थितियों के अनुसार प्रदान किया जाता है। फिर है उपचारात्मक परामर्श। कई बार विद्यार्थियों के सामने कई तरीके की समस्याएं शिक्षणात्मक, व्यावसायिक या व्यक्तिगत खड़ी हो जाती हैं, जिनके समाधान में अपने प्रयासों से उन्हें सफलता नहीं मिल रही होती है। तो कई बार विद्यार्थियों के सामने, यहाँ पर देखिए उपचारात्मक परामर्श हम देख रहे हैं, कई बार विद्यार्थियों के सामने कई तरीके की समस्याएं शिक्षणात्मक, व्यावसायिक या व्यक्तिगत खड़ी हो सकती हैं, जिनके समाधान में अपने प्रयासों से उन्हें सफलता नहीं मिल रही होती है। इस अवस्था में उन्हें उचित सुझाव व परामर्श की आवश्यकता होती है, ताकि वे अपने प्रयासों में सुधार लाकर सही समाधान तक पहुंच सके। इसके अतिरिक्त कई बार उनसे अपने कार्यों में या व्यवहार में ऐसी गलतियां मिलती रहती हैं, अथवा कई तरीके से हानि उठाने का खतरा सामने आ जाता है, अथवा उन्हें समायोजन संबंधी या व्यवहार जन्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्हें अपने गलत या समस्यात्मक व्यवहार को सुधारने हेतु अब किसी उपयुक्त परामर्शदाता के सहारे की आवश्यकता पड़ती है, जिससे उन्हें अपनी समस्या के निवारण तथा व्यवहार के सुधार में अपेक्षित परामर्श मिल सके। ऐसी परिस्थितियों में प्रदान किए जाने वाले परामर्श को ही समस्या समाधानात्मक, उपचारात्मक या समायोजनात्मक परामर्श का नाम दिया जाता है। फिर है नैदानिक परामर्श, प्रिवेंटिव काउंसलिंग। यह कहा जाता है कि समस्या या रोग की रोकथाम या निवारण उससे ग्रस्त हो जाने पर उसका समाधान खोजने या उपचार करने से अधिक उपयुक्त एवं लाभप्रद होता है। इसी दृष्टि से निवारण या नैदानिक परामर्श समस्या
समाधानात्मक, उपचारात्मक या संकटकालीन परामर्श से ज्यादा कीमती एवं लाभदायक होता है। इस प्रकार के परामर्श द्वारा परामर्शदाता पहले से ही ऐसे प्रयत्न करता है कि परामर्शग्राहियों को संभावित कठिनाइयों या परेशानियों से बचे रहने में सक्षम बनाया जा सके, विद्यार्थियों का स्वास्थ्य ठीक रहे, वे निरोग तथा बलशाली बने रहें, उनकी शिक्षा या प्रशिक्षण ठीक प्रकार चलता रहे, वे ठीक व्यवसाय का चुनाव करके अपने व्यवसाय में कामयाबी प्राप्त करें, उनका अपने आप से तथा अपने वातावरण से ठीक प्रकार समायोजन रहे। इस संदर्भ में जितनी भी सावधानियां बरती जा सकती हैं, जितने भी अच्छे नियमों का पालन या आदर्शों का अनुकरण किया जा सकता है, वैसा सभी प्रकार का परामर्श देना ही निवारक परामर्श के अंतर्गत आ जाता है। इस प्रकार के परामर्श से बालकों को बुरी संगत, बुरी आदतों तथा व्यवहारगत समस्याओं या व्यक्तिगत विकारों से ग्रस्त होने से बचाया जा सकता है। यानी कि कोई बच्चा ऐसी संगति में चला गया है जहां पर उसको बिल्कुल अच्छे लोग नहीं हैं, जो कि बहुत ही ऐसे काम करते हैं जो कि असामाजिक काम में चोरी करना, झूठ बोलना, किसी से पैसे छीन लेना, उसको चाकू दिखाकर, तो ये सब क्या है, गलत चीजें हैं ना। तो बुरी संगत से कैसे बचा सकते हैं बच्चों को, बुरी आदतें जैसे कि सिगरेट पीना, शराब पीना, इनसे कैसे हम बचा सकते हैं बच्चों को, ये सब होता है नैदानिक परामर्श के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद आता है रचनात्मक परामर्श। तो इस प्रकार के परामर्श की दिशा पूरी तरह रचनात्मक एवं सकारात्मक होती है। इसमें विद्यार्थी को अपनी योग्यता तथा शक्तियों के अधिक से अधिक विकास हेतु उचित सहायता दी जाती है। उसकी रचनात्मक तथा सृजनात्मक शक्तियों के पोषण एवं पल्लवन हेतु उसमें विशेष प्रकार की समझ तथा सोच विकसित करने का प्रयत्न किया जाता है। स्वास्थ्य शिक्षा, मूल्य शिक्षा, व्यक्तिगत विकास शिक्षा, सौंदर्य परक क्षमता, ललित कलाओं, रुचि तथा अभिरुचियों की पूर्ति हेतु दी जाने वाली शिक्षा से जुड़ी हुई जितनी बातें हैं, उन्हें विकासात्मक या रचनात्मक परामर्श में भली भांति शामिल किया जा सकता है। अब देखिए, जो परामर्श की विधियां हैं वो कितने प्रकार की हैं। तो देखिए, जो परामर्श की विधियां मुख्य रूप से ऐसे 3 उपागम हैं जिनका उल्लेख होता है। वे हैं निर्देशात्मक परामर्श, अनिर्देशात्मक परामर्श और समन्वित परामर्श। तो यहाँ पर देखिए, निर्देशात्मक को डायरेक्टिव काउंसलिंग कहते हैं, अनिर्देशात्मक को नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग और समन्वित को इलेक्टिव काउंसलिंग कहते हैं। तो देखिए, निर्देशात्मक परामर्श में क्या होता है, जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि इस प्रकार के परामर्श में परामर्शदाता द्वारा परामर्श लेने वाले को उसकी समस्या को सुलझाने, उसका विकास करने तथा व्यवहार में सुधार लाने जैसी बातों को लेकर उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ऐसे निर्देश दिए जाते हैं। और इस प्रकार का जो परामर्श होता है पूरी तरीके से परामर्शदाता केंद्रित होता है। इसकी प्रमुख मान्यताओं, विशेषताओं तथा कार्य प्रणाली को संक्षेप में निम्न प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पर पहला है मूलभूत धारणा। इस प्रकार के परामर्श में यह मूलभूत धारणा या बेसिक अजम्पशन कार्य करती है कि परामर्शदाता परामर्श लेने वाले की तुलना में बहुत अधिक ज्ञानवान है, जानकार है तथा सुलझा हुआ व्यक्ति है। उसे इस तरह का अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त रहता है कि वह परामर्श लेने वाले की समस्या की तह तक आसानी से पहुंच जाए, समस्या के समाधान हेतु उपाय या उपचार तलाश करे तथा इन उपायों को व्यवहारात्मक रूप से बढ़िया तरीके परामर्श लेने वाले को बता सके। फिर है कार्य प्रणाली यानी कि प्रोसीजर। तो इस धारणा पर चलते हुए परामर्शदाता के पास जब कोई परामर्श लेने आता है तब वह सब कुछ अपने हाथ में ले लेता है। पहले वह उसकी समस्या पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, समस्या का विश्लेषण कर यह जानने का प्रयास करता है कि उसकी समस्या वास्तव में है क्या, किन व्यवहारगत या परिवेशगत लक्षणों द्वारा उसका स्पष्टीकरण हो रहा है, यह कितनी सामान्य या गंभीर बात है। इसके पश्चात वह अपने ज्ञान तथा अनुभव के आधार पर उसके समाधान की योजना तैयार करता है और फिर इस योजना के आधार पर परामर्श लेने वाले को अपने तय किए हुए रास्ते पर चलने को तत्पर करता है। देखता है कि उसकी समस्या के समाधान में इस प्रकार का समाधान कितना सहायक सिद्ध हो रहा है। रास्ते की अड़चनों के बारे में भी सोचता रहता है तथा उसे समय समय पर उपयुक्त निर्देशन देने का कार्य तब तक नहीं समाप्त करता जब तक परामर्श लेने वाला अपनी समस्या से राहत न पाले तथा अपने आप को समायोजित न अनुभव करे। निर्देशन देते समय परामर्शदाता यह अवश्य ध्यान रखता है कि परामर्श लेने वाले को किसी भी अवस्था में बाध्य नहीं किया जाए और न उसे अपने ऊपर पूरी तरह बनाया जाए। हाँ, दिशा खोजना तथा उपाय बताना अवश्य वह अपने हाथ में रख सकता है। फिर है विशेषताएं एवं सीमाएं। तो देखिए, इस प्रकार के परामर्श में निम्न
विशेषताएं तथा कमियां नजर आ सकती हैं। पहला है, परामर्शदाता द्वारा अपने संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभव का प्रतिफल परामर्श लेने वाले को तुरंत ही प्रदान किया जाता है। इससे उसे अपनी समस्याओं के हल तथा व्यवहार को सुधारने में बहुत मदद मिलती है तथा उल्टे सीधे परीक्षणों या प्रयत्नों में जो उसकी शक्ति, समय तथा धन बर्बाद होता है वह बच जाता है। इसके बाद है अनिर्देशात्मक परामर्श। तो इस प्रकार के परामर्श का उद्देश्य निर्देशात्मक परामर्श की तरह परामर्शदाता की ओर से परामर्श लेने वाले को निर्देश जारी करके उन पर अमल कराना नहीं होता है, बल्कि ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना तथा तकनीकों का प्रयोग करना है जिससे परामर्शदाता को अपनी राह स्वयं चुनने, उस पर चलने तथा अपनी समस्याओं के निवारण में अधिक से अधिक आत्मनिर्भरता प्राप्त हो सके। यहाँ इस प्रकार का परामर्श अब परामर्शदाता केंद्रित नहीं रहता, बल्कि परामर्शग्राही केंद्रित बन जाता है। इसकी मूलभूत समस्याओं, विशेषताओं तथा कार्यप्रणाली का संक्षेप में हम इस तरीके से उल्लेख कर सकते हैं। सबसे पहला मूलभूत धारणाएं, बेसिक अजम्पशंस। तो इस परामर्श की मूल धारणाएं इन प्रकार है। पहला है, परामर्श तभी अच्छी तरीके से सफल हो सकता है जबकि वह परामर्श लेने वाले की आवश्यकताओं, रुचियों, शक्तियों तथा योजनाओं को ध्यान में रखकर नियोजित तरीके से कार्यान्वित किया गया हो। इसके अलावा परामर्श लेने और देने वाले के बीच में सक्रिय अंतःक्रिया होनी चाहिए, यह अति आवश्यक है। दोनों को ही पर्याप्त रूप से सक्रिय रहना चाहिए, परंतु मुख्य भूमिका परामर्श लेने वाले के द्वारा ही निभाई जानी चाहिए, क्योंकि उसकी तत्परता तथा आत्मनिर्भरता बहुत आवश्यक है। क्योंकि जिसकी समस्या है उसको खुद अपने बारे में सोच करके अपनी समस्या को सीरियसली लेकर के उसका समाधान करना पड़ेगा। इसके बाद है कार्यप्रणाली या इसका जो प्रोसीजर होता है अनिर्देशात्मक का, उसको हम देखते हैं। तो देखिए, परामर्श देने वाला परामर्श लेने वाले को निर्देशन या किसी तरीके की शिक्षा, सूचना या सलाह देने के स्थान पर शुरुआत इस तरीके से करता है कि परामर्श लेने वाले को कुछ बोलने या कहने का अवसर मिल सके। इसके लिए वह परिस्थितियों तथा परिवेश का इस प्रकार से व्यवस्थापन करता है कि परामर्श लेने वाले की शंका, झिझक और डर समाप्त हो जाए तथा वह परामर्शदाता पर वांछित विश्वास कायम कर सके। इसके पश्चात परामर्श लेने वाले को अपनी समस्या को खुलकर व्यक्त करने को कहा जाता है। वह स्वयं भी उससे जुड़ी हुई सभी बातों को परामर्शदाता के सामने ला देता है। इस स्वतंत्र अभिव्यक्ति के माध्यम से वह अपने संवेगों, दमित भावनाओं, इच्छाओं, अनिच्छा आदि को बाहर निकालकर काफी तनाव मुक्त एवं शांति अनुभव करने लग जाता है। दूसरे शब्दों में वह इस योग्य हो जाता है कि वह स्वयं अपने आप को तथा अपनी समस्या को निरपेक्ष ढंग से परख सके तथा उसकी जड़ पर प्रहार करने हेतु किसी उचित कार्य योजना का निर्माण कर सके। धीरे धीरे उसकी आत्मचेतना, समस्या से छुटकारा पाने की अदम्य इच्छा तथा समस्या संबंधी वस्तुगत सूझबूझ को आगे बढ़ाने का कार्य परामर्शदाता द्वारा किया जाता है। अब इसमें नवीन स्फूर्ति तथा अभिप्रेरणा का संचार करके उसे इस योग्य बनाने का प्रयत्न करता है कि वह स्वयं अपनी समस्या के उचित समाधान की ओर बढ़ सके, अपने व्यवहार एवं अभिवृत्तियों में अपेक्षित सुधार ला सके, अपने लक्ष्यों को इस प्रकार संगठित कर सके कि उसे अपनी शक्तियों के अंतर्गत ही उनकी भली भांति प्राप्ति हो जाए। इसके बाद तीसरा है समन्वित परामर्श, इलेक्टिव काउंसलिंग। जैसा कि निर्देशात्मक और अनिर्देशात्मक परामर्श की प्रक्रिया विशेषताओं तथा कमियों से विदित हो सका है कि स्पष्ट रूप से किसी एक प्रकार के परामर्श की प्रक्रिया का अनुपालन करना सभी तरह की स्थितियों में हर समय उपयुक्त नहीं रह सकता। पूरी तरह से परामर्शदाता केंद्रित या परामर्शग्राही केंद्रित बनाकर परामर्श प्रक्रिया को संगठित करना इस दृष्टि से कभी भी उपयुक्त नहीं ठहराया जा सकता। आवश्यकता इस बात की है कि किसी भी एक दृष्टिकोण, मत या दार्शनिक धारणा से बंद कर ना रह जाए, बल्कि जिसमें जो बातें अच्छी लगे उन्हें ग्रहण करते हुए एक ऐसा समन्वयकारी रास्ता या उपागम काम में लगाया जाए जिससे परामर्श प्रक्रिया में अधिक से अधिक अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सके। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिस तरीके की हमें जरूरत हो, अगर हमें लग रहा है कहीं पर कि निर्देशात्मक परामर्श देने की जरूरत है तो वहां पर हम उस प्रकार का दें, और जहां पर लग रहा है कि अनिर्देशात्मक परामर्श देने की जरूरत है वहां पर उस प्रकार का दें। और अगर हमें लग रहा है कि दोनों की ही जरूरत है, यानी कि जो भी हमने पढ़ा कि निर्देशात्मक परामर्श और अनिर्देशात्मक परामर्श दोनों को मिला करके जहां पर हमें किसी की मदद करने की आवश्यकता पड़ रही है तो वही होता है समन्वित परामर्श। इसमें निर्देशात्मक भी आ जाएगा और अनिर्देशात्मक, दोनों ही परामर्श इसके अंतर्गत आएंगे, यानी कि दोनों के ही गुणों को इसमें हम सम्मिलित कर लेते हैं। ठीक है, जहां पर जिसकी आवश्यकता हो तब हम उसका प्रयोग करें। ठीक है,
तो इस तरीके से अधिक अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सके, इस तरीके की चीजों का हम यहाँ पर उपयोग करें। और इसी प्रकार के उपागम को ही समन्वित दृष्टिकोण या विभिन्न मतावलंबी उपागम के नाम से जाना जाता है। और इसमें भी सेम वही चीज देखिए, यहाँ पर भी वही चीज, मूल धारणाएं, बेसिक अजम्पशन, जो कि अभी आप लोगों ने निर्देशात्मक और अनिर्देशात्मक परामर्श में देखा है, वही चीजें सेम है। बस हमें जब जिसकी जरूरत होगी हम तभी उसका प्रयोग करेंगे और इसमें कुछ भी नया नहीं है दोस्तों। अब इसके बाद यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो इस तरीके से यही सारी चीजें इसमें भी है, मूल धारणाएं। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर कार्य प्रणाली, इसका भी सेम वही दोनों का मिक्सचर होगा, निर्देशात्मक और अनिर्देशात्मक का, और कुछ भी नया नहीं है। और फिर उसके बाद ये यहाँ पर पूरा चैप्टर जो है आपका वो खत्म हो गया। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। चैनल को हमारे अगर सब्सक्राइब नहीं किया आप अभी तक आपने, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए। और अगर क्लास को शेयर नहीं किया अभी तक तो प्लीज शेयर भी कर दीजिए। और जहाँ कहीं कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर हमारा कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, इस पर कॉन्टेक्ट करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। थर्ड सेमेस्टर के सारे विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट्स, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ, ये सब आपको मिलेंगे हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। तो थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। और जहाँ कहीं कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आपके लिए क्लासेस लेकर के आते रहेंगे और जो तैयारी है उसको और बेहतर से बेहतर करवाने की हम पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों। तो पिछली क्लासेस का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। जय हिंद दोस्तों।